चलिए आज हम लोग बात करते हैं, अमेरिका ने हमला किया है ईरान पर और पहले ट्रंप टाल मटोल कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनके निर्देश पर अमेरिकी फाइटर जेट ने हमला किया ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर इजराइल को सहयोग देने के लिए। और यूएसए ने जो ऑपरेशन चलाया उसको नाम दिया गया है क्या? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इससे पहले आप सभी लोग जानते हैं जून में ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल ने शुरू किया, जिसके तहत ईरान के परमाणु केंद्रों पर और भी महत्वपूर्ण स्थानों पर इजराइल के द्वारा बॉम्बार्डिंग की गई, मिसाइल छोड़े गए, ड्रोन छोड़े गए और जवाब में ईरान ने भी आक्रामक रवैया अपनाया। ईरान ने भी इस बार क्या किया? अच्छा जवाब दिया है। इजराइल के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान नष्ट करने में सफल रहा है और ईरान के जो मिसाइल थे वो आयरन डोम से बचने में सफल रहे। किसके आयरन डोम से? इजराइल के। ठीक है, तो बार बार इजराइल यह चाह रहा था कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस ईरान पर हमले में शामिल हो, इजराइल को सहयोग करे। और बार बार नेतन्याहू कह रहे थे कि ईरान के राष्ट्रीय नेतृत्व से न केवल मुझे खतरा है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को भी खतरा है। नेतन्याहू शुरू से चाह रहे थे कि जब हम आगे बढ़े हमारे साथ ट्रंप भी, अमेरिका भी रहे। ठीक है, बार बार वे स्टेटमेंट ऐसा दे रहे थे ताकि अमेरिका युद्ध में शामिल हो, क्योंकि अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही परिस्थिति बदल सकती है या बदल जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने एक गलती किया था। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। यूएसए का नौसैनिक अड्डा था और उसके बाद यूएसए जब उतरा तो विश्व युद्ध की परिस्थिति ही बदल गई और जापान का जो ये था अलायंस बना हुआ था, जापान, जर्मनी और इटली, जो जीतने के कगार पर था, अब क्या हो गया? जस्ट स्थिति उलट गई। तो अमेरिका के पास जितनी तकनीकी और सैनिक ताकत है कि वो ये किसी भी युद्ध की परिस्थिति को बदलने की क्षमता अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिकी सेना रखती है, क्योंकि उसके पास तकनीकी शक्ति बहुत है। तकनीकी शक्ति है, सैनिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, ठीक है, और तमाम तरह की जो भी शक्ति हो सकती है सबसे लैस है अमेरिका। और इस बार ये जो 22 जून 2025 को यानी आज ही हमला हुआ है और उसको नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका के फाइटर जेट ने B-2 बॉम्बर्स, जो लड़ाकू विमान है, उनका नाम क्या है? B-2 बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बम परमाणु केंद्रों पर गिराया है और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसमें 3 परमाणु केंद्र को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया। कौन कौन? नातांज, फोर्डो और इस्फहान। यह परमाणु ऊर्जा केंद्र थे। ये ईरान का मानना था कि हम नागरिक उद्देश्य से, ठीक है, परमाणु ऊर्जा को विकसित कर रहे हैं यहाँ, जबकि अमेरिका और इजराइल का मानना था क्या? कि यहाँ परमाणु ऊर्जा का उपयोग हथियार यानी परमाणु बम को बनाने के लिए किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। इन परमाणु केंद्रों पर हमला किया और इस हमले के बाद यह हमला कितना कारगर था इसके संदर्भ में अपने देश के नाम संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक सेंटेंस यूज किया, ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स आर टोटली ऑब्लिटरेटेड। किस सेंटेंस का यूज किया? ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स आर टोटली ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड मतलब पूरी तरह नामो निशान मिटा देना। क्लियर है? यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी पीछे चला गया है, परमाणु बम बनाने की कगार पर था। जैसे कि घोषणाएं की जाती थी इजराइल के द्वारा या अमेरिका के द्वारा, ईरान परमाणु बम बना रहा है। कुछ दिनों पहले ये यूएसए के अधिकारी जो थे, तुलसी गवार्ड ने कहा ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है और ट्रंप ने कुछ और कहा कि नहीं, हमारी जो खुफिया एजेंसी है उनको गलत सूचना है, ईरान परमाणु बम बना रहा है। पता है कि नहीं? आप लोग न्यूज देख रहे थे कि नहीं? हाँ, इसका मतलब ट्रंप ने मन बना लिया था कि अटैक करना है, ठीक है, और उन्हें 2 सप्ताह का समय लिया था सोचने के लिए, निर्णय लेने के लिए। ये शायद ईरान को धोखे में रखने के लिए ऐसा किया गया था कि ठीक है।
तो आखिर अमेरिका को उतरना क्यों पड़ा? अच्छा, एक बात और, इसमें B-2 बॉम्बर्स का यूज किया गया है, बहुत ही महंगा ये फाइटर जेट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है। ये स्टेल्थ विशेषता से युक्त होता है। स्टेल्थ विशेषता का मतलब ये है, ये दुश्मन देश की रडार में लोकेट नहीं होता है। रडार सिग्नेचर इसको कहते हैं, रडार सिग्नेचर नहीं होता, रडार में लोकेट नहीं होता, या जब तक लोकेट होगा तब तक अपना काम करके वापस। अरब में ट्रंप टालना चाहते थे, नेतन्याहू को रोकना चाहते थे, लेकिन नेतन्याहू जब नहीं रुके और जब ट्रंप को पूरी तरह विश्वास हो गया कि नेतन्याहू या इजराइल इस हमले में, इस युद्ध में भारी पड़ रहे हैं, तब जाकर ट्रंप इसमें अमेरिका को ट्रंप ने शामिल कर लिया। अब यहाँ पर यह है कि अमेरिका क्यों शामिल हुआ, अमेरिका क्यों शामिल हुआ? थोड़ा सा हम पीछे से जाएंगे। 1979 से पहले रजा शाह पहलवी का शासन था ईरान पर। किसका? रजा शाह पहलवी। रजा शाह पहलवी जो थे वे यूएसए से उनका संबंध बहुत अच्छा था उस समय ईरान में, और ईरान में उस समय शासन थे, सेकुलर शासन था, ठीक है। और वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्नाइजेशन को, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था। कहाँ? ईरान में। जो ईरान के बहुत सारे लोग थे, जिसमें अयतुल्ला अली खामेनेई, अयतुल्ला रोहेला खोमेनी, जो पहले सुप्रीम लीडर थे ईरान के 1979 क्रांति में, उनको पसंद नहीं था, ठीक है। तो रजा शाह पहलवी के शासन को समाप्त करने के लिए वहां एक क्रांति हुई अयतुल्ला रोहेला खोमेनी के नेतृत्व में। कब? 1979 में। और रजा शाह पहलवी को यूएसए छोड़ना पड़ा, ठीक है। और वहां के सुप्रीम लीडर बने कौन? अयतुल्ला रोहेला खोमेनी। और इसी क्रम में तेहरान में यूएसए के दूतावास में 52 नागरिकों को 444 दिनों तक, ठीक है, बंदी बनाकर रखा ईरान के छात्रों ने, क्रांतिकारी छात्रों ने। समझ में आई बात? हाँ, ये इस क्रांति के बाद यूएसए के एम्बेसी में, ये दूतावास में 444 दिनों तक 52 अमेरिकी नागरिकों को बंदी बनाए रखा, नजरबंद रखा ईरान के छात्रों ने, क्रांतिकारी छात्रों ने। यहीं से ईरान और अमेरिका के बीच शत्रुता की शुरुआत हो गई। और इसके बाद जो कल्चर लागू किया गया उसमें वेस्टर्नाइजेशन पर नहीं, इस्लामिक तौर तरीकों पर जोर दिया गया, इसलिए इसको इस्लामिक क्रांति कहा गया। ये क्रांति टोटली परिवर्तन में नहीं था, ये क्रांति, ये बदलाव हुआ था सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन की जगह इस्लामिक तौर तरीकों को ईरान में लागू करने के लिए। जिनके नेता कौन थे? अयतुल्ला रोहेला खोमेनी। वो चाहते थे कि इस्लामिक तौर तरीके के अनुसार ईरान की लड़कियां, ईरान के लड़के, ईरान के लोग रहें, ठीक है, उसका पालन करें, वेस्टर्न कल्चर को न अपनाएं। तो एक सांस्कृतिक और वैचारिक लड़ाई थी। इससे पहले जो रजा शाह पहलवी थे वो क्या कर रहे थे? ईरान का वेस्टर्नाइजेशन कर रहे थे, आधुनिकीकरण कर रहे थे। अयतुल्ला खोमेनी का मानना था कि वेस्टर्नाइजेशन नहीं होना चाहिए, पश्चिमीकरण नहीं होना चाहिए। ईरान का आधुनिकीकरण होगा तो इस्लामी रंग में होगा, इस्लामिक तौर तरीकों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसका मानना था? हाँ, खोमेनी, अयतुल्ला रोहेला खोमेनी। वो जब चले गए तब खामेनेई आए हैं 1989 में संभवतः, जो अभी है अयतुल्ला अली खामेनेई अभी है, ठीक है। तो यहीं से एक वैचारिक लड़ाई हो गई। किससे? वैचारिक और सांस्कृतिक। क्लियर है? ठीक है। और ये जो 444 दिनों तक बंदी बनाए रखा गया, ये बहुत बड़ी शत्रुता हो गई। यूएसए का बच्चा जान गया होगा कि यूएसए का 52 नागरिक बंदी है। कहाँ? तेहरान में, दूतावास में, ठीक है। तो ये है। उसके बाद ईरान में जो खोमेनी आए वे शिया धर्मावलंबी थे। इस्लाम में मुख्य 2 गुट है, शिया और सुन्नी, ठीक है। और सऊदी अरब में जो है सुन्नी बहुल है सऊदी अरब, और ईरान हो गया शिया बहुल। तो इस्लाम का नेता सऊदी अरब भी बनना चाहता है और ईरान भी बनना चाहता है और तुर्की भी बनना चाहता है। तो ये प्रतिद्वंद्विता है। और सऊदी अरब की दोस्ती ट्रंप से अच्छी खासी है,
दोस्ती है ना। अभी देखे होंगे आप लोग, ट्रंप का स्वागत हुआ था कहाँ, सऊदीया में, परंपरागत तरीके से सऊदीया में भी हुआ था। तो सऊदी अरब कभी नहीं चाहता कि ईरान ताकतवर हो। सऊदी अरब के राजघराने को लगता है कि ईरान जिस दिन ताकतवर हुआ, परमाणु बम बना लिया, सऊदी अरब को उसके दबदबे में रहना पड़ेगा, या तो फिर सऊदी अरब को भी परमाणु बम बनाना पड़ेगा। और हो सकता है सऊदी को या मक्का मदीना पर किसका वर्चस्व हो जाए, ईरान का, अयतुल्ला अली खामेनेई का हो जाए। ये भी डर है किसको, सऊदी अरब को। ठीक है, वो नहीं चाहता है कि इस्लाम का खलीफा बने कौन, ईरान, और ईरान के अयतुल्ला अली खामेनेई। ईरान का परमाणु कार्यक्रम माना जाता है, जिस तरह ईरान प्रॉक्सी वार पश्चिमी देशों से, यूरोप, यूएसए से लड़ रहा है। प्रॉक्सी वार समझ रहे हैं, छद्म युद्ध, हिजबुल्लाह को प्रमोट करना, हमास को प्रमोट करना, या फिर हुती को प्रमोट करना। ठीक है, अब हिजबुल्लाह को, हुती को, हमास को प्रमोट करना, प्रोत्साहन देना, इसके लिए अलग रीजन है। ईरान का मानना है कि हम मजलूमों के संरक्षक हैं, जहां भी अत्याचार होगा मजलूमों पर, वहां हम जो वंचित है, पीड़ित समूह है, उसको न्याय दिलाएंगे। तो ईरान को लगता है कि हमास को हम सपोर्ट करना हमारा न्यायिक कर्तव्य, ये कर्तव्य है, क्योंकि वहां पर जो गाजा में लोग हैं वो क्या है, इजराइल द्वारा पीड़ित है। खैर जो, तो यह ईरान परमाणु कार्यक्रम जो चला रखा है, इससे पश्चिमी देशों को लगता है कि भविष्य में ईरान परमाणु बम बनाकर पश्चिमी देशों के खिलाफ, या यूएसए के खिलाफ, या इजराइल के खिलाफ उपयोग कर सकता है। अमेरिका की नजर में, इजराइल की नजर में हुती, हमास या हिजबुल्लाह क्या है, आतंकवादी संगठन है। और आतंकवादी संगठन ही था अलकायदा, जिसने अमेरिका के ट्विन टावर को गिराया था। तो ट्विन टावर को गिराया था, तो हो सकता है परमाणु बम भी यूज कर सके भविष्य में। क्लियर है, इसलिए इससे भी खतरा था, यूएसए को भी खतरा था। यूएसए को लगा नहीं, इसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना पड़ेगा। समझ में आई बात। चौथा, मिडिल ईस्ट में वर्चस्व की लड़ाई। मिडिल ईस्ट में चाहता है अमेरिका अपना वर्चस्व बनाए रखना। ईरान अगर परमाणु शक्ति संपन्न हो जाता है तो उसका वर्चस्व या सऊदी अरब का वर्चस्व क्या हो जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। उसके बाद यहूदी डायस्पोरा समझते हैं, किसी देश का मूल निवासी अगर पूरे विश्व में फैल जाता है तो पूरे विश्व में वो डायस्पोरा कहलाता है। जैसे इंडियन डायस्पोरा, इंडिया के बहुत सारे, इंडियन मूल, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बहुत सारे लोग हैं, अमेरिका में है, यूरोप में है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में है, इंडियन डायस्पोरा कहलाते हैं। यहूदी डायस्पोरा यूएसए में कहा जाता है 3% यहूदी है। बहुत दिनों का, बहुत पहले का आंकड़ा है, अभी का आंकड़ा पता नहीं। और 80% रिसोर्सेज पर यहूदियों का अधिकार है। तो अमेरिका में सरकार चाहे किसी की भी रहे, अगर वहां के राष्ट्रपति को पद पर बने रहना है तो सपोर्ट करना पड़ेगा किसको, इजराइल को, क्योंकि यहूदियों का एकमात्र देश है कौन, इजराइल। ठीक है, यहूदियों का सपोर्ट लेना है, समर्थन लेना है तो इजराइल को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रंप नहीं चाहते हुए भी, या फिर चाहते हो, उनको ईरान पर हमला करना पड़ा ताकि इजराइल की स्थिति क्या हो, मजबूत हो। ठीक है, यहूदी डायस्पोरा बहुत ही मजबूत है। ये चाहे सैनिक क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, बड़े बड़े लोग यहूदी हैं। मार्क जुकरबर्ग हो या गूगल वाले हो, या लेनिन हो, मार्क्स हो, आइंस्टीन हो, सभी क्या थे, ओपेनहाइमर, परमाणु बम बनाने वाले का ज्ञान देने वाले यहूदी। तो यहूदी हर क्षेत्र में आ गए हैं। और आज संख्या बल से युद्ध नहीं जीती जा सकती है। किससे जीती जा सकती है, तकनीकी से। ठीक है, सेना बहुत है, संख्या में मायने नहीं रखता है, किस तरह की तकनीकी से लैस है। कौरव 100 थे, पांडव 5 ही थे, लेकिन 5 ही कौरव और उसकी महाभारत सेना पर भारी पड़ गए, क्योंकि पांडवों के पास सारी तकनीकी थी। ठीक है, तो ये थे क्या, अमेरिका को क्यों हमला करना पड़ा। ठीक है, बैकग्राउंड भी समझ गए, वर्तमान में समझ गए। उसके बाद अब क्या प्रभाव पड़ेगा। अब या ईरान के पास ऑप्शन क्या है, समर्पण करे, लेकिन ईरान का नेतृत्व तो अभी समर्पण के मूड में
नहीं है। आगे तो क्या होगा, अमेरिका और हमला करेगा और ईरान हो सकता है परमाणु कार्यक्रम और तेजी से बढ़ा सकता है, हो सकता है छिप करके और कहीं पर वो चला रहा हो और बढ़ा सकता है। अगर समर्पण नहीं करता है, परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाता है, तो आगे और हमला होता है और आगे और हमला होगा तो विश्व में पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ईरान में एक और ये हो सकता है, ईरान में हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो, ये भी हो सकता है। जैसा कि कहा गया खामेनेई, बार बार ट्रंप ने भी कहा, नेतन्याहू ने भी कहा कि खामेनेई को हम कभी भी मार सकते हैं। खामेनेई को लगता है कि ऐसा एहसास भी हुआ है, उन्होंने अपना 3 उत्तराधिकारी चुन लिया है। लगा होगा तभी ना, खतरे का एहसास हुआ होगा, तो उन्हें लगा होगा कि हमारे बाद ईरान नेतृत्व विहीन न रहे, इसलिए उन्होंने 3 उत्तराधिकारी को चुना। तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है, गृह युद्ध की भी स्थिति हो सकती है वहां, कहा ईरान में। और अमेरिका और इजराइल यही चाहता है, ईरान के अंदर क्या हो, गृह युद्ध हो, सत्ता परिवर्तन हो जाए। विश्व में क्या होगा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ये ईरान कंट्रोल कर सकता है और अमेरिका का जो बेस है, सैन्य बेस, उस पर हमला कर सकता है और उस पर हमला करेगा तो अमेरिका और बौखला जाएगा। फिर वही जापान के पर्ल हार्बर पर जो अटैक किया था, सॉरी यूएसए के नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पर अटैक करने के बाद क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने खलबली मचा दिया। फिर हो सकता है वैसा ही हो, और ये सब होगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, जन असंतोष बढ़ेगा। तो जहां जहां पूरी दुनिया में जब महंगाई बढ़ेगी, तेल की कीमत बढ़ेगी, तो क्रांति जो है कहां से निकलती है, महंगाई से, ठीक है। और हो सकता चीन और रूस, तुर्की क्या करेंगे। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि चीन और तुर्की, रूस इसके पक्ष में आएंगे। किसके पक्ष में, ईरान। तुर्की कभी नहीं आएगा खुलकर, क्यों, वो नाटो में है, नाटो का सदस्य है, और तुर्की सुन्नी देश है, एर्दोगन सुन्नी है, वो खुद चाहते हैं इस्लाम का खलीफा बने रहे, तो चाहेंगे क्या, ईरान कमजोर ही रहे। रसिया अभी स्वयं उलझा हुआ है, ठीक है, एक मोर्चा यूक्रेन में खुला हुआ है, नहीं चाहेगा कि दूसरा मोर्चा भी खोलकर बैठ जाए। चीन आर्थिक हित को ज्यादा महत्व देता है, चुपचाप रहता है, उलझने से बचता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है आगे, फिर हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे आगे जो होगा।